इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कह दिया है कि अब नई पेंशन स्कीम की जगह यूनाइटेड पेंशन स्कीम का फायदा सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। लेकिन इसके अंदर क्या-क्या लाभ होने वाले हैं और किस तरीके से फायदे की बात कही जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए समझे। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च करने का ऐलान किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर आम सहमति बन गई है। शनिवार को इसके बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेजुएटी, यह है कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली इमोल्यूमेंट्स विच मींस पे एंड डीए कंबाइंड, उसका 10% अमाउंट। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। यूपीएस में कर्मचारियों को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगी। वहीं न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होगा, जबकि सरकार 14% देती है। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारी सीधे लाभान्वित होंगे। हालांकि सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ने से सरकार पर 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ेगा, लेकिन ये सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। आज एम्प्लॉइज 10% कंट्रीब्यूट करते हैं और आपको जानकारी होगी कि 10 वर्ष पहले तक सरकार भी 10% कंट्रीब्यूट करती थी, यानी 10+10 टोटल कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन मोदी जी ने 2019 में इस 10% कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के 14% किया था। जो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा के 14% किया था। दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन, बिग जंप इन द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। वो कंट्रीब्यूशन बढ़ के 18.5% हो जाएगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस की नई सौगात देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष पर भी करारा हमला बोला। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विपक्ष केवल ओल्ड पेंशन स्कीम पर राजनीति करता है, उसे कर्मचारियों के हित से कोई मतलब नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने एनपीएस की जगह ओपीएस लागू करने के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया। जबकि मोदी सरकार ने पेंशन के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए नई योजना को लागू करने का फैसला लिया है। तो जिस सीरियसनेस के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को लिया, आप सब जानते हैं कि मोदी जी के काम करने की शैली में और विपक्ष में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। विपक्ष में केवल एक मुद्दा रख देना, केवल एक घोषणा कर देना, कुछ अनाउंसमेंट्स कर देना, वो उनकी शैली है। मोदी जी की शैली है हमेशा जो मुद्दा है उसको सीरियसली लो, उसको डिटेल में समझो, उस पे जितना पॉसिबल है कंसल्टेशन करो और उस कंसल्टेशन से निकल के जो देश हित में, जनहित में और स्टेक होल्डर्स के हित में जो विषय आए उसको उस तरह से आगे रखना। आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों की तरफ से नई पेंशन स्कीम में बदलाव को लेकर लगातार मांग उठाई जा रही थी, जिसे लेकर पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने कई संगठनों और कई राज्यों के साथ मिलकर बैठकें की और इस पर भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक से भी राय मशवरा किया। इसके बाद समिति ने यूपीएस की सिफारिश की, जिसके बाद मोदी सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस दोनों में से कोई एक पेंशन स्कीम चुनने की छूट दी है। इस कमेटी ने एक्सटेंसिव कंसल्टेशन किया, एक्सटेंसिव कंसल्टेशन। 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज यूनियंस एसोसिएशंस के साथ
कमिटी ने डिस्कशंस किए, कई मीटिंग्स हुई, कई राज्यों के साथ, करीब करीब सारे ही राज्यों के साथ इस कमिटी ने इंटरेक्शन किया। उनके राज्यों के फाइनेंस सेक्रेटरीज, राज्यों की पॉलिटिकल लीडरशिप, सभी ने अपने अपने इनपुट दिए। राज्य सरकारों के जो एम्प्लॉयज की एसोसिएशंस थी, उन सब ने इंपॉर्टेंस। इस कंसल्टेशन के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का, JCM, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स है, वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है, उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया। जाहिर है केंद्र सरकार ने यूपीएस की सौगात देकर एक ही झटके में लाखों सरकारी बाबुओं का दिल जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रस्ताव पास हो चुका है, पेंशन की सौगात लोगों को मिली और आपको बता देंगे अब इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी डिटेल में आपको देते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया है। आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस पेंशन जो है उसका ऐलान किया गया। आपको सुनवा भी रहे थे कि क्या कुछ उनकी तरफ से फिलहाल किया गया है। यूपीएस पेंशन आप देखिए कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात है। पीएम मोदी ने गवर्नमेंट कर्मचारियों को संदेश यहाँ पर दिया है और कहा कि सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था यूपीएस कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली ये स्कीम है और आपको बता दें कि उनके कल्याण के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। ये बात भी उनके संदेश देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा। और आपको बता दें कि यहाँ पर अब बात बन चुकी है, पेंशन की सौगात कर्मचारियों को मिली, जिसका सीधा सीधा फायदा अब कर्मचारियों को फिलहाल मिलने वाला है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात खास तौर पर नक्सल बेल्ट की करते हैं और नक्सलवाद की करते हैं। नक्सलवाद की समस्या ने देश के बड़े हिस्से को कई दशकों तक विकास से दूर रखा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि साल 2026 तक उग्रवाद बीते दिनों की बात हो जाएगी। गृह मंत्री ने बकायदा इसके लिए प्लान भी बताया और जड़ से खत्म करने का क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है, रिपोर्ट में देखिए। देश से लाल आतंक के खात्मे का वक्त करीब आ चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के सफाई का टारगेट लॉक कर दिया है। गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार नक्सलवाद और उग्रवाद को अब बर्दाश्त करने के बिल्कुल मूड में नहीं है और जिस तरह से देश से आतंकवाद के खात्मे के लिए सेना ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है, वैसे ही देश से नक्सलवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बल ऑपरेशन नक्सलवाद चलाएंगे। और मैं मानता हूं मित्रों कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। हालांकि लाल आतंक के खात्मे की मुनादी गृह मंत्री अमित शाह ने भले ही अब किया है, लेकिन खुद नक्सलियों के टॉप कमांडर्स को भी इस बात का एहसास अच्छे से होगा कि जिस स्पीड से पिछले कुछ महीनों में नक्सलियों के सफाई की मुहिम तेज कर दी गई है, उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है और आंकड़े भी इसकी बखूबी गवाही देते नजर आते हैं। सिर्फ पिछले 8 महीनों की बात करें तो कभी नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 147 नक्सलियों को मार गिराया, जबकि 631 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने घुटने टेक दिए। वहीं 723 उग्रवादी एंटी नक्सल ड्राइव में गिरफ्तार किए गए और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के गढ़ में 33 नए कैंप बना लिए हैं। लेकिन ये तो सिर्फ नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की कार्रवाई की झलक है। देश में इस वक्त कई और राज्य ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ के जंगलों से सटे हैं, जहां सुरक्षा बलों के डर से नक्सली अक्सर भाग जाते हैं। लेकिन अब नक्सली ऐसा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नक्सलियों के दूसरे राज्यों में भागने की आशंका को देखते हुए गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों को इस बारे में हर जरूरी दिशा निर्देश दे दिया है। पिछले 1 वर्ष में MHA की एयर विंग को भी
मजबूत किया गया। 14 पायलट्स और 3 इंजीनियर केवल वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों के लिए मुहैया कराए गए हैं। हेलीकॉप्टर की संख्या अलग है। झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश यही वो राज्य हैं जहां छत्तीसगढ़ से भागे नक्सली अक्सर पनाह लेते हैं। लेकिन अब उनके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। साफ है, प्लान बता दिया गया है और अब बारी सिर्फ एक करारे चोट की है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु में 69% की कमी आई है। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। देश इस बात का गवाह रहा है कि जो भी समस्या देश की तरक्की के आड़े आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस समस्या को जड़ से सुलझाया है। फिर चाहे जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था की बहाली हो या आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की, और अब बारी है देश को नक्सलवाद से छुटकारा दिलाने की। बहरहाल